मैं व्यवस्था के लिए लड़ने चला हूं। सरकार किसकी बनेगी इसका मुझे चिंता ही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है, एक ही देश के अंदर बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था है। अमीर के बाल बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है एनसीईआरटी, और गरीब का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है बिहार बोर्ड वाला सिलेबस। कितना बदलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना है, एक छोटा से दीपक के अस्तित्व को नहीं मिटा सकता है। टाइगर जयराम महतो, उनसे कैसे आपका संपर्क हुआ? सुने वो आपका प्रचार करने वाले हैं, अभी इस चुनाव में आएंगे खान सर प्रचार करने? हमने तमाम इंटरव्यू किए बिहार चुनाव की कवरेज के दौरान, प्रशांत किशोर, अनंत सिंह, खेसारी लाल यादव और भी तमाम बड़े नेताओं के, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पे लड़ रही हैं उनके हैं। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनको लेकर के तमाम लगातार कमेंट आ रहे थे कि भैया उनका इंटरव्यू ज़रूर करना। हमने सोचा कि यार इतना अगर किसी आदमी के लिए कमेंट आ रहा है तो वो है कौन, उसको खोजा तो जाए। तो उनका नाम है विपिन सर, मैथ्स के टीचर हैं, कमाल की गणित पढ़ाते हैं और चुनावी गणित में उतर चुके हैं मैदान में। मुखिया का चुनाव पहले से लड़ चुके हैं, तो इनको मुखिया भी जानते हैं, मुखिया जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक मैं समझ रहा हूँ? जी बिल्कुल। ये वैशाली जिले की महनार सीट है, तो आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? वैसे मैं राजा पाकड़ क्षेत्र में हूँ, अभी जहाँ बैठे हुए हैं ये मेरे गाँव के बगल से ही महनार शुरू होता है। पहले परसिमन से पहले हम महनार में ही थे, फिर राजा पाकड़ में, मतलब ये बाउंड्री ही है समझिए जी। तो माँ साहब एक बात बताइए, ऐसा क्या हुआ कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ने उतरना पड़ा, और लड़के आपके लिए इतना लिख रहे हैं कि नहीं भैया चाहे जहाँ भी हो जैसे भी हो, हमारी तो बहुत अभी छोटी टीम है, नई टीम जो लेने उनका इंटरव्यू जरूर करना। तो ऐसा क्या आपने बता रखा है लोगों को? या मैंने कुछ नहीं बता रखा है। मैं पिछले 7 साल से लगातार सामाजिक लड़ाई लड़ता हूँ, और कुछ दिन पहले हमने एक डीएम से भी लड़ा था उसके ऑफिस जाके, जब हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन की मंजूरी मिली थी और काम शुरू करके काम को रोक दिया गया था, तो लगभग 25-30 हज़ार लोगों के साथ हम डीएम कार्यालय घुस गए थे। उसके बाद बहुत विवाद शुरू हुआ। मैंने हाई कोर्ट में डीएम के ऊपर, यशपाल मीणा डीएम था उसके ऊपर केस किया हमने केस जीती, और आज पंचायत सरकार भवन 36 दिनों से बन भी रहा है इसी विधानसभा में? जी। मैं जैसे जो दर्शक बाहर से हैं ना, उनको बिहार चुनाव, पंचायत का मैं मुखिया हूँ, इस पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आप फिलहाल मुखिया भी हैं? हाँ, वर्तमान। वाह, मुखिया का चुनाव जो है ना गुरु, देश का सबसे मुश्किल चुनाव होता है। तो जो मुखिया का चुनाव जीत ले तो उसका मतलब उसको राजनीति की ठीक ठाक समझ है, क्योंकि ये जो चुनाव होता है मैन टू मैन मार्किंग का चुनाव होता है ठीक मैं कह रहा हूँ गुरुजी? हाँ, होता तो है। जितने निचले स्तर की चुनाव होती है उसमें एक एक आदमी से कनेक्ट होता है लोग। अब लोकसभा चुनाव अगर हो तो मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो पंचायत भी टच नहीं करते हैं। गांव तो छोड़ दीजिए, टोला तो छोड़ दीजिए, आदमी तो बहुत दूर की बात है। विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी पंचायत स्तर तक पहुंच पाते हैं। बहुत प्रत्याशी हद तक कोशिश करते हैं कि गांव तक जाएं, टोला नहीं पहुंच पाते हैं, और मैन टू मैन तो होना एक असंभव जैसा रहता है इसमें। अब मान लीजिए 3 लाख वोटर है यहाँ महनार विधानसभा में, तो 3 लाख लोगों से असंभव समान है आपको मिल लेना। लेकिन एक पंचायत चुनाव हो, पंचायत से नीचे वार्ड का चुनाव हो, वार्ड के चुनाव में एक ही व्यक्ति से आदमी 3-3 बार मिल चुका होता है। तो ये तो होता है मैन टू मैन छांटना, हटाना, और उसमें पता भी हो जाता है कि ये मुझे वोट देगा कि नहीं देगा। और ये जितने बड़े ऊपर के चुनाव होते हैं उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि पूरा गांव हमको वोट देगा कि नहीं देगा। तो ये बात तो है कि बारीकी से अगर सीखने के लिए है तो सबसे नीचे का चुनाव लड़िए। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, चूँकि हम लोग दिल्ली से हैं, थोड़ा सा बताइए कि आप मुखिया हैं, टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं, कहाँ आपकी कोचिंग है, कौन से बच्चे आपसे पढ़ाई करते हैं, रेलवे की भर्ती की, एसएससी भर्ती की? देखिए मेरा क्या था, मैं 2011 से बैंकिंग, रेलवे, एसएससी वाले छात्रों को पढ़ाता था, और मैं गणित का शिक्षक रहा। हालांकि गणित में मैं सबसे कमज़ोर स्टूडेंट रहा। अच्छा। हमारी कहानी भी अजीब है, मैं 3rd डिवीज़न मैट्रिक भी पास हूँ। बताइए ना थोड़ी कहानी अपनी। तो मतलब गणित मेरे लिए सबसे हार्ड विषय। इंटर में हमने गणित लेके नहीं पढ़ा, उसके बाद फिर हमने गणित पढ़ना शुरू किया। और फिर आपने कोचिंग का नाम रख दिया मैथ्स मस्ती? नहीं, पहले मेरा हॉट ट्रिक्स कोचिंग का नाम था। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था। 2011 से मैं पढ़ाता हूँ, यानी 14 साल मैं पढ़ा चुका हूँ, ये समझ लीजिए आप। आपकी उम्र कितनी है? अभी लगभग 34 साल। हाँ, और 14 साल मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी लगभग 20 साल की उम्र से मैं पढ़ा भी रहा हूँ।
तो शुरुआत वही उस टाइम हो गया और 2011 से लगातार 17 तक ऑफलाइन मैंने पढ़ाया। 2017 के अगस्त में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ाने लगे और ये समझ लीजिए कि बिहार के हम पहले टीचर हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद अभी 6 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पर हैं। हाँ, आपने स्टडी नहीं किया था इसके बाद? हम तो देखे हैं, लेकिन 6 मिलियन हमने कहीं देखा था आपका वीडियो, आपका जिसमें आप अपील कर रहे थे लोगों से फंड जो आपको मदद करना चाहते हैं उनके लिए कोई वो बैंक। दूसरी चैनल है हमारा विपिन सर मुखिया जी के नाम से। वहाँ लगभग 13 लाख के आसपास लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, और जो मैं जहाँ गणित पढ़ाता हूँ वो मैथ मस्ती नाम है और ये विपिन सर मुखिया है। तो वैसे सब मिला के आपको लगभग वही 75 लाख के आसपास ऊपर सब्सक्राइबर हैं हमारे। बहुत आपकी अच्छी रीच है, तो बहुत लोग आपको देखते हैं। हमने तो अभी नया शुरू किया, हमारे तो अभी 5 लाख हुए, 2 ही महीना हुआ है हमें लेके। हो जाएंगे आपके भी, आप अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छी पत्रकारिता करें जो होना चाहिए, जो उम्मीद करते हैं आप लोग को करते भी हैं। तो वही सब चीज़ें चलती रही। 2018 में जाकर थोड़ा सा हमें लोग पहचानने लगे यूट्यूब के माध्यम से और उस समय से फिर आगे हम लोग बढ़ते गए, चले गए। फिर खुद का एप्लीकेशन है मैथ मस्ती एप्लीकेशन, उस पर क्लास चलती है। और कोचिंग भी आपकी? नहीं, ऑफलाइन तब मैंने छोड़ दिया। अब फिर चुनाव लड़ा। पहले वो ऑफलाइन भी चलता था, ऑनलाइन भी चलता था। उसके बाद आ जाता है ये आपका मुखिया वाला चुनाव, तो 21 में उसके बाद शुरू हो गए। फिर चुनाव में लोगों ने कहा, पहले भी मैं समाज में रहता था, सक्रिय रहता था। लगभग कोरोना के टाइम से हम यहीं रहने लगे थे गांव में। फिर यहीं पर जो होता था अपने से सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। लोगों ने कहा चुनाव लड़िए। एक ही व्यक्ति 20 साल से यहाँ मुखिया थे, वो 5 साल पंचायत समिति, 15 साल मुखिया। तो लोगों को लगता था कि भाई कोई नया आए तो कुछ काम हो। ये आप, कुछ लोगों ने हमको बताया कि आप बड़े लड़ाका प्रवृत्ति के भी हैं, लड़ जाते हैं आप जो है। हाँ, तो फिर हो जाता है। हम लोग के साथ यही है कि हम लोग जूता चाटने वाले नहीं है, जूता घिसने वाले लोग हैं। हम लोग घिसने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, घिस देंगे। तो बस हो गया। उन्होंने एक बार कहा कि भाई हमको हराने वाला यहाँ पर अभी तक पैदा तो नहीं हुआ है। और मैं तब तक राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस ऐसे सुन रहा था, लोग बात कर रहे थे, वहीं पर मैंने सुन लिया। मुझे लगा कि ये तो ईश्वर है, या तो मुझे इस व्यक्ति को ईश्वर मान लेना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा अभी यहाँ नहीं हुआ है। तो या तो मुझे ईश्वर मान लेना चाहिए इसे, और अगर ये ईश्वर नहीं है, अगर इंसान है, तब देखते हैं, ट्राई करते हैं। हम लग गए। 2 साल हमने पहले मेहनत किया उनको हराने के लिए, हमने प्रयास किए। बस लोग ने हरा दिया, हम क्या हराएंगे। कितने वोट से जीते थे आप? 101 वोट से बस। 101 वोट बहुत अच्छा नंबर होता है। हमारे यहाँ तो 17 वोट, 5 वोट, 6 वोट। प्रधानी चुनाव तो बहुत, लेकिन बड़ा शुभ संकेत था 101। लोगों ने कहा बड़ा शुभ है ही। और बस जब मैं 10 साल के था वो पहली बार जीते थे, जब हम 30 साल के हुए तो पहली बार हारे थे। यही समझ लीजिए। तो अभी मैं आप जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उस पर आऊँगा। आप विधानसभा जब मुखिया बन गए, आप गांव के लिए लड़ने लग गए, आप अपने गांव में जो भी काम किया होगा। हम पहले भी लड़ते थे सर। मुखिया बनने से पहले इस पूरे पंचायत के अंदर जो लाइट आप देख रहे हैं, मेरे मुखिया बनने से पहले मैंने ही लगाया है। पूरे पंचायत के अंदर। यहाँ पर बाया नदी है सर, अभी इस बाढ़ के टाइम में पूरे गांव में पानी हुआ करता था। जब से मैं मुखिया हूँ तब से नहीं है। उससे पहले भी हम बांध बांधने का पूरा प्रयास करते थे, लेकिन हमारे पास सरकारी फंड नहीं होता था। हम अपने से करते थे, पर वो चीज़ें बाढ़ के टाइम में ही कर पाते थे हम लोग, वो ख़त्म हो जाती थी। ये पूरा धान का खेत, जितना भी यहाँ खेती होता, सब डूब जाता था। आपकी भी खेती होती है? हाँ, बस चूड़ा मिठा लोग बांटते थे, लास्ट में नेता अधिकारी आते थे। हैं, वो चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी और अब कभी बाढ़ नहीं आता यहाँ पे। अब देखिए, यही चीज़ है ना कि बाढ़ के लिए तो आदमी कह देता है एक प्राकृतिक आपदा है और उसको नियति मान लेता है, लेकिन आपने काम किया। खैर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुखिया बन गए आप, इतना बढ़िया आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, बच्चे, लाखों बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। फिर ऐसा क्या लगा कि अब विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, वो भी निर्दलीय? 1 साल पहले मैंने घोषणा करी थी कि मैं अब आगे चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, मैं बस पढ़ाऊंगा। लेकिन जब हमारा डीएम से सामना हुआ, उसमें हुआ था कि पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा था, क्योंकि यहाँ से जो मैं जिस पंचायत में हूँ, ब्लॉक का सबसे आखिरी छोर में आता है। यहाँ से अगर किसी के पास अपना पर्सनल गाड़ी नहीं है तो 3 बार गाड़ी चेंज करता है, तब ये 13 किलोमीटर की दूरी तय हो पाता है उससे। जैसे यहाँ से आप गाड़ी पकड़ेंगे
अभी इस सड़क से तो सलाह चौक जाएंगे आप, वहाँ से फिर एक गाड़ी पकड़ेंगे, चेंज करेंगे वहाँ से, तब आप अंधराबड़ जाएंगे, अंधराबड़ से फिर गाड़ी पकड़ेंगे, तब आप सहदेई ब्लॉक जाएंगे। यानी ब्लॉक जाने के लिए 3 बार गाड़ी चेंज करना होता है। तो मैं जब मुखिया पटना जाने के लिए फिर पटना के लिए तो यहाँ से सलाह चौक से हाजीपुर, हाजीपुर से पटना, उसके लिए भी 3 बार। लेकिन ये 13 किलोमीटर में भी 3 बार है और रास्ता बहुत खराब सब दिन रहा है। अभी जाके इधर कुछ बना है रास्ता, अभी भी बहुत डैमेज है उधर। तो मैंने सोचा कि नहीं, पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ बनना चाहिए, वो एक मिनी ब्लॉक होता है, लोगों को आसान होगा। तो उस समय स्थिति हुआ, चिराग पासवान यहाँ के सांसद, तो लोगों ने इसको बना दिया कि जातीय समीकरण बिठा दिया। कुछ लोग जो थे ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को हड़प के रखे थे, बस कुछ ही लोग, तो उसको बना दिया। वो लोग सपोर्ट किए, उधर डीएम को आदेश दिए कि नहीं बनेगा पंचायत सरकार भवन, रोक दिया। जबकि आदेश हो चुका है, सब कुछ होने के बाद रोक दिया गया काम को। फिर हम लड़ाई लड़े तो उसमें होगा, बहुत विवाद हुआ उसमें। फिर हमने ये परवाह नहीं करी कि आगे क्या होगा नहीं होगा, भीड़ गए। तो हम गए थे डीएम साहब को एक आवेदन देने कि भाई जहाँ अपने कार्य को रोका है उसकी जांच कराई जाए। वो बिहार सरकार की ज़मीन है और एनओसी आप ही के विभाग ने दिया है, सीओ ने दिया। एनओसी तो आप प्राइवेट ज़मीन का नहीं दे सकते, बिहार सरकार की ज़मीन का आपने दिया होगा, उसकी जांच कराई जाए। तो उस बंदे ने हमारा आवेदन लेने से मना कर दिया, मुझे नहीं लेंगे। तो मुझे गुस्सा आ गया, भाई तुझे मैं बम बारूद थोड़े देने आया हूँ, मैं एक कागज़ देने आया हूँ जिसमें एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, तुम जांच कर सकते हो। उसने कहा कि नहीं लेंगे, तो हमको गुस्सा है, हम बोले कि नहीं लीजिएगा, तो नहीं। हम कि पक्का, तो बोला पक्का। हम कि ठीक है, तो 50,000 आवेदन लेने के लिए तैयार रहिएगा। चले आए हम कह के, बस हमने घोषणा कर दी, लोगों को बताया कि भाई 11 फरवरी को 11 बजे दिन में हम अपना आवेदन लेके जा रहे हैं, ऐसी बात है। आप लोग को किसी को ज़रूरत है तो सब आइए। आपको शौचालय नहीं मिला, आपको आवास नहीं मिला, आपके सामने नाला नहीं बना, आपके सामने सड़क नहीं बना, आपसे कोई रिश्वत लेता है, सब चीज़ के लिए आवेदन लिखो इस डीएम को। सब लोगों ने लिखा, लगभग 40,000 लोग आवेदन लेके पहुँचे। हम भी पहुँचे, डीएम फरार हो गया। वहाँ एसपी का ड्यूटी था, 400-500 पुलिस बल थे वहाँ तैनात सब। फिर एसडीएम आया, उसने आवेदन लिया, कहा कि चलिए हम की। और उस दिन से मैंने व्यवस्था लागू करवाया वहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, जनता अपनी कुर्सी पर बैठकर तब अपनी समस्या सुनाएगा। और वहाँ पर ये सारी विवाद हुई डीएम कार्यालय के अंदर ही। फिर मैंने केस भी किया, फिर मैंने पीएमओ को लेटर भी लिखा। मैं मुखिया होते हुए पूरे वैशाली जिला का आवास योजना की जांच करवाने के लिए मैंने हाईकोर्ट में केस करी है। अभी इन सब की एकदम फटी पड़ी ये है कि आवास आईडी आपका और आपका पैसा गया इनके खाते में, और ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियां हैं यहाँ पर। तो मैंने कई सारे सबूत निकाले, चूंकि मैं मुखिया बना तो मुझे पता चला कि इस पंचायत के अंदर भी गड़बड़ियां हुई है। और ये करता है आवास सहायक, मुखिया और बीडीओ मिलकर, ये तीनों की भागीदारी होती है इसमें। गरीब आदमी को आज तक पता ही नहीं कि उसके आवास आज तक मिला क्यों नहीं, और सरकार के खाते में उसको आवास मिल चुका है, सरकार के रजिस्टर में। अब मान लीजिए सीता देवी आपकी पत्नी का नाम है, मेरी पत्नी का नाम भी सीता देवी हो, बस आपका अकाउंट वहाँ नहीं लगा, मेरे पत्नी का अकाउंट नंबर लग गया, पैसा आप उसके खाते में चलेगा और आपके नाम पर आवास उठ चुका है और आपको कभी नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ, ये बड़े स्तर पर ये गड़बड़ी है। मैंने आईडी नंबर सहित, बैंक अकाउंट सहित मैंने दिया है, हाईकोर्ट में केस करा। फिर इन लोगों ने अभी एक बार जवाब दिया है कि नहीं ये गलत, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट अभी सख्त हुआ है और इनसे मांगा है कि जितना इसमें दिया गया है आईडी नंबर आवास का और रियल में बैंक अकाउंट, इसकी पूरी हिस्ट्री दो हमको। अब इन सब की फटी पड़ी है, हमें खोजले फिरते हैं कि इसको मैनेज करिए। मैनेज तो नहीं होगा और पूरे बिहार का हम जांच करवाएंगे। उस डीएम के बाद मुझे लगा कि नहीं, जब उस दिन जब इतने लोग मेरे साथ खड़े हुए ना, तब मुझे लगा था कि बदलाव सिर्फ मैं नहीं चाहता हूँ और भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारी से सिर्फ मैं परेशान नहीं हूँ। इन लोगों को मैं कमीशन नहीं पहुँचाता हूँ, ये परेशान करते हैं। जैसे राशन, अब पता नहीं आप उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ से हैं? दिल्ली से, यूपी से हैं। सरकार से राशन आती है, एक व्यक्ति के लिए 5 किलो कहीं नहीं मिलता है, वो 4 किलो देते हैं। यह बिहार का इकलौता पंचायत है जहां 5 किलो का 5 किलो राशन मिलता है। इसके लिए भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी है और तब जाकर एक डीलर का लाइसेंस रद्द हुआ है। 3 डीलर यहाँ राशन बांटता है और 5 किलो का 5 किलो मिलता है। हमारे यहाँ नियम है
कि जब हम ब्लॉक जाते तो वीडियो को यही कहते कि आप इस राशन को खा सकते हो तो ही मेरे पंचायत में राशन जाएगा, तुम नहीं खा सकते तो ये राशन नहीं जाएगा। महाराज एक बार बताइए, आप तो एकदम मुद्दों की और इन सब की बात कर रहे हैं, जो गांव देहात इनकी समस्या है, इस सब से कोई चुनाव जीता जाता है विधानसभा का? कोई मुकदमा है कि नहीं आपके ऊपर? अभी तक तो ये लोग केस नहीं कर पाया है। धमकी तो दिया था डीएम खूब, 2 बार यहाँ दौड़ा भी उस टाइम किया था और उसने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करी थी। लेकिन हम तो चाहते हैं, क्रांतिकारियों के लिए तो जेल ही उसका घर होता है, शायद उसी दिन मैं सफल भी हो पाऊंगा। अच्छा ये बताइए कि आपकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है, इतने सारे, आप वहाँ बाजार समिति और इन सब के इलाकों में भी पढ़ा है आपने? जी बिल्कुल पढ़ाया मैंने। ये खान सर लोग ये सब आपसे दोस्ती है? हमारी दोस्ती है। वो खान सर हमारे मुखिया वाला चुनाव में भी आए थे। हमारे पूरे बिहार के शिक्षक हमारे साथ खड़े हुए थे जब इस डीएम से हमारा झगड़ा हुआ था। तो अभी इस चुनाव में आएंगे खान सर प्रचार करने? अब देखते हैं, निमंत्रण दिया लेकिन उनके पिताजी का भी थोड़ा तबीयत खराब चल रहा है। हाँ, तो जानकारी सब लोग को है। और कौन से टीचर आपके दोस्त हैं यहाँ पे? राकेश यादव सर आए थे दिल्ली से। अच्छा, यहाँ के गए हैं पूरा चुनाव यात्रा में। हाँ, अवध ओझा सर और ये जो ज्ञान बिंदु वाले सर हैं। हाँ हाँ, सब लोग अपने करीब, सब लोगों से बातचीत होते रहती है। तो बातचीत, जैसे अब मान लीजिए पवन सिंह का चुनाव हुआ तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार पहुंचे प्रचार करने। अब एक शिक्षक चुनाव लड़ रहा है तो आजकल तो टीचर भी सेलिब्रिटी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे टीचर आए आपके प्रचार? आते मैं सबको कह देता हूँ, जिनको जब फुर्सत हो आ जाए, नहीं फुर्सत हो कोई बात नहीं, बाद में भी आए। और हमारा जो स्टार प्रचारक है ना, वो यहाँ का जनता है। वोट इन्हीं को करना है, वोट इन्हीं को बनाना है। अब हमारे जो मित्र आते हैं, जो टीचर है, वो गेस्ट के रूप में आते हैं, बस ऐसे ही समझ लीजिए। वो हमारे स्टार प्रचारक नहीं है। बट क्राउड पुलर तो है ना। अगर मान लीजिए कि आपके जो टीचर हैं बड़े बड़े अगर कहीं खड़े होंगे, जब आप दिन में निकलिएगा तब आपको पता चलेगा क्राउड क्या होता है। हम जब नॉमिनेशन दिए ना, वीडियो उठा के देखिएगा, उसको 1 मिलियन से ज़्यादा लोग देखा है। कल नॉमिनेशन था तो मैंने आज बोला था कि जिनको कल आना होगा आएंगे। मैं गाड़ी नहीं देने वाला हूँ किसी को आने के लिए, पेट्रोल का पैसा नहीं दूंगा किसी को आने के लिए। और भीड़ इतनी हुई थी कि आप गाड़ी गिन नहीं सकते हैं। तो आपने ये बोला था कि साइकिल होगा आपके पास, साइकिल आना, नहीं है तो पैदल आना, और नहीं आने की ताकत है तो मत आना। पेट्रोल भी नहीं भरवाने वाले। यहाँ 400 रुपया दिया जाता है तब ले जाया जाता है लोगों को। एक बात बताइए, आपका जो क्षेत्र है वो ऐसी जगह पे है कि यहाँ से चर्चित नेता जो है चिराग पासवान एमपी हैं, जस्ट बगल में राघोपुर की विधानसभा है जहाँ से तेजस्वी यादव हैं, मतलब बहुत चर्चित लोगों के बीच आप गिरे। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं जदयू के। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं जदयू से कुशवाहा जी, और पिछली और बाहुबलियों की भी लड़ाई रही यहाँ से। रामा सिंह की पत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। आपने प्रयास नहीं किया कि यार पार्टी का सिंबल टिकट मिल जाता तो मैं जो है कम से कम थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि सिंबल लोग जानते हैं। जैसे अभी आपने कैरम बोर्ड आपका सिंबल, तो आपको सिंबल पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर एक नई पार्टी आई जनसुराज, ऐसा बताया जा रहा था कि विपिन सर जनसुराज से भी लड़ सकते हैं, थोड़ा बातचीत है, करीबी है। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, निर्दलीय क्यों लड़े आप? नहीं, मैंने क्या ऑब्जर्व, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया आपको? नहीं 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 नहीं, मैंने किसी से लिया ही नहीं। मेरे पास कई सारे ने संपर्क करे थे, लेकिन मेरा पहला दिन से घोषणा था। जिस दिन मैंने लोगों को बताया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पहले ही मैंने बताया मैं चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा। और इसके पीछे मेरा कारण है। कारण ये है कि जब लोग पार्टी से चुनाव लड़के जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर, मान लीजिए जिस पार्टी का विधायक है, विधायक अपने ही पार्टी के चहेते को यहाँ कोई एसडीएम बैठाता है अनुमंडल में, अपने ही चहेता उसका बीडीओ होता है, उसका सीओ होता है, उसी का चहेता थानेदार होता है। ये सब एक ही पार्टी के चाहने वाले होते हैं। यानी एक ऐसा माला, उसी माले के ये सारे मोती होते हैं। और खास करके जाति बिरादरी देख करके पोस्टिंग, बिल्कुल ऐसे ही पोस्टिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, कोई किसी को नहीं बोलता है कि तुम चोर हो, जबकि चोरी सब करता है। मैं व्यवस्था के लिए लड़ने चला हूं। सरकार किसकी बनेगी इसका मुझे चिंता ही नहीं है। सरकार कौनो बने, लेकिन ब्लॉक में, अनुमंडल में और थाना में रिश्वत लिया ही जाए तो जनता किसी भी पार्टी का रहे, किसी पार्टी का चाहने वाला, शोषण इसका होते रहेगा। आप स्कूल की व्यवस्था देख लीजिए, स्कूल के छत झड़ के गिर रहे हैं। सरकार जो है छात्रवृत्ति डबल कर दिया, 600 वाला 1200, 1200 वाला 2400, 1800 वाला 3600। लेकिन सरकारी स्कूल में शौचालय नहीं है बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? एक ही देश के अंदर बहुरंगीय शिक्षा व्यवस्था है। अमीर के बाल बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है एनसीईआरटी, और गरीब का बाल बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है बिहार बोर्ड वाला सिलेबस।
अब जब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है तो 90% से ऊपर नंबर लाना बड़ा आसान है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को 60% नंबर लाना बहुत कठिन है, असंभव के समान है। बहुत कम बच्चे 60% नंबर ला पाते हैं। अब जब कई सारे वैकेंसियां हैं, जैसे मान लीजिए डाक विभाग की, उसमें नंबर बेस पर होता है बहाली। अब ये बच्चे, उनको मौका नहीं मिलता है। ये गरीब के जो बच्चे हैं, मजदूर के जो बच्चे हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ा है, वो उनकी वहां लगती नहीं जॉब। तो जब तक एक देश के अंदर समान शिक्षा नहीं मिले, वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होगा, समान शिक्षा मिला नहीं, समान अवसर नहीं मिला, समान परीक्षाएं नहीं हुई, तो फिर कैसे आप विश्व गुरु बना देंगे? इस देश के अंदर अभी 2014 से अभी तक में 90,000 सरकारी स्कूल को मर्ज किया गया या बंद किया गया है। मेरे पंचायत का भी एक स्कूल उसमें आता है, मेरे पंचायत का स्कूल, जिसको मर्ज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब होता क्या है, इससे सोच समझ लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि देश की आबादी सबसे ज्यादा, हम पूरी दुनिया में अब सबसे ज्यादा है, हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। जब आबादी बढ़ रही है तब भी सरकार को स्कूल बंद करना पड़ रहा है, और सरकार की दलील यह है कि बच्चे कम हो रहे हैं इस स्कूल में, इसलिए हम इसको मर्ज कर दे रहे हैं, या कहीं बंद करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि खर्च ज्यादा हो रहा है हमारा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आबादी बढ़ते गई तब भी आपके स्कूल में बच्चों की संख्या घटती गई, यह एजुकेशन सिस्टम आपका फेल नहीं है? हम लोगों को यहां पर ध्यान दिलाने की जरूरत है। अब सरकार कहेगा कि नहीं 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 नहीं, लोग अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकार की यह भी दलील हो सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में लोग गरीब होते जा रहे हैं या अमीर? अगर अमीर होते जा रहे होंगे तभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो फिर ये 85 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे जा रही है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं खाने के लिए? तभी तो अब 85 करोड़ को राशन दे रहे हैं। तो ये कैसी दोगला वाली नीति है? एक बार कहते हैं कि मैं गरीबों को राशन दे रहा हूं, और फिर आप एजुकेशन पर बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ा रहे हैं। आखिर आपका सरकारी स्कूल की व्यवस्था खराब क्यों है कि लोग मजबूर है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए? और जो स्कूल आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले बना, इस समाज को उस समय उस स्कूल की जरूरत था और अब नहीं है, फिर आप कैसे विश्व गुरु बना देंगे इस देश को? आप जो बात कह रहे हैं ना, बहुत ही तार्किक बात कह रहे हैं। ये जब चुनाव होता है तो चुनाव सिर्फ तर्कों से जीता जाता है। आप बताइए, आप तो चुनाव लड़े हैं। मैं चुनाव जीतूं ना जीतूं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे जीवन में। मेरे खाने के लिए मेरे बाजुओं में इतनी ताकत है कि मैं कमा के खा सकता हूँ। मुझे कोई अंबानी बनना भी नहीं है। मैं इसी में रहता हूँ जहाँ आप हो। गर्मी में ये बहुत दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं मेरे पास छत का घर नहीं है, वो भी है। रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, लोग पहचान भी रहे हैं, और जिनके लिए लड़ रहे हैं वो मेरे साथ खड़े भी हैं। कितना बदलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना है, एक छोटा से दीपक के अस्तित्व को नहीं मिटा सकता है, वो दूर से भी दिखाई देगा। आप जो बात कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के खास करके, तो यही बातें आप थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर के प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, इसी पे तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। तो इनसे आपके विचार मेल नहीं खाते? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हर घर सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देंगे। अब मैं बोलता हूं आपसे कि अगर आपने कह दिया 2020 फॉर्मूला है उनका कि 20 महीने के अंदर हम ये पूरा सारा चीज़ कर देंगे, नौकरी देंगे, हम 20 दिन में रूल बनाएंगे, 20 महीने में नौकरी देंगे, हर घर सरकारी नौकरी। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि आप घर देखकर नौकरी देंगे, योग्यता देखकर नहीं देंगे। तो मान के चलिए कि मैं 3 भाई और तीनों पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हैं, मेरी वाइफ भी ग्रेजुएट है, मान लो पढ़ी लिखी है, और आप मान लो 2 भाई हो या 1 ही भाई हो, आप अनपढ़ हो साहब, ठीक है? तो मैं 3 भाई, तीनों की पत्नी, तो हो गया टोटल कितने? 6 ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं। आप हर घर एक नौकरी देंगे तो मेरे 6 में से 1 को नौकरी मिलेगा, और आप एक अकेले अपने घर में अनपढ़ आदमी हो तो आपको नौकरी मिलेगा 1। तो हमारे घर में जो 5 पढ़े लिखे हैं वो तो बेरोजगार रहेंगे, और आप एक अनपढ़ हो, आपको तो नौकरी रहेगा। फिर ये कैसे बिहार चलेगा, ये बता दो आप। तो फिर तो पढ़ा लिखा लोग रोड पर रहेगा। आप ये कहते कि योग्यता के आधार पर हम आपको नौकरी देंगे, जो योग्य व्यक्ति होगा वो बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे। या तो ये बात गलत है, या ये बात कोई मान रहा है तो मूर्ख है। और
करोड़ों की संख्या में देनी पड़ेगी आपको नौकरी, तो भाई बिहार की आबादी तो संभव ही नहीं है जी, ये संभव ही नहीं। और प्रशांत किशोर से भी आपकी कोई बातचीत चल रही थी क्या, ऐसा कुछ लोगों ने बताया? नहीं, लोग हमें कह रहे थे भाई आप आइए, उनकी टीम के लोग भी संपर्क कर रहे थे, सब आ रहे थे कि भाई आप टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए, और सब जगह से आया, लेकिन हमने सबको मना किया है कि नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है उनकी बातों में भी आपको दम नहीं लगता? नहीं, सब अपने स्तर से सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में मैं इकलौता पैदा लिया हूँ कि मैं ही अच्छा कर सकता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो जमीन से उठ के आया है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर, उसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ी बदलाव लाया है। अब लालू जी का ले लीजिए, उन्होंने सामाजिक समानता के लिए लड़ाई लड़ी है, सभी जाति को एक साथ बैठने का अधिकार जरूर दिया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख कर दिया और बिहार में लागू करवाने वाला लालू यादव ही है। नीतीश कुमार, लालू जी के टाइम में शिक्षा लड़कियों को वैसे नहीं मिल पाया, या लड़कियां नहीं जा पाती थी, ये स्कूल दूर भी होता था, 2-3 गांव बाद लोग नहीं जाते थे। नीतीश कुमार जी आए तो नीतीश कुमार जी ने लड़कियों के लिए शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करी कि हर घर से लड़कियां पढ़ने गई। ये सच बात है। चाहे रामविलास पासवान जी हो, वो उन्होंने उनको जो भी क्षेत्र मिला उनमें उन्होंने बढ़िया किया। नरेंद्र मोदी, वो भी उनके पिताजी या कोई ऐसा नहीं उस परिवार से कि वो लीडर रहे। जो नेता जमीन से उठकर आया हो, आंदोलन और क्रांति से पैदा हुआ है, किसी न किसी सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति और बदलाव लाया है। लेकिन खाली अब नेता के बेटा है, अब जो हेलीकॉप्टर से उड़ के जा रहा है, ओकरा की पता होगा कि साइकिल से चले वाला अगर रोड़ा पर साइकिल चलाएगा तो ओकरा कितना कष्ट होता है। दोहरी सवारी लेकर नहीं जा सकता है, और वो अगर गरीब है तो एगो बच्चा के आगे डंटा पर बैठल रहता है, आ एगो पीछे ओकरा पीछे एगो मोटरी गेठरी होगा या ओकर पत्नी बैठल होगी। वो रोड़ा पर कैसे चलेगा, फिसलन वाली सड़कों पर कैसे चलेगा, क्योंकि वो नेता का बेटा है, वो हेलीकॉप्टर से चलेगा। ऐसे लोग कभी भी समाज का विकास नहीं करा सकता। अच्छा, आपने कहा कि जो लोग जमीन से उठे, ऐसे ही एक व्यक्ति आपके संपर्क में आए, उनका नाम है टाइगर जयराम महतो। उनसे कैसे आपका संपर्क हुआ? सुने वो आपका प्रचार करने वाले हैं। विचार है, इतनी विचार उनका प्रबल है कि कनेक्ट तो होना ही है। हम एक बार झारखंड गए, अचानक मेरा मन हो गया कि आज मिलते हैं। मैंने जुगाड़ लगाया, फ़ोन लगाया, कहीं कहीं से नंबर लिया, पता किया तो मिल गया नंबर, जाके उनसे मिले। और उनसे जब मैं मिला तो अचानक मैं उनके रूम के अंदर गया था, वो खाना खा रहे थे, और खाना खाते टाइम मैंने देखा कि एक एमएलए को कैसे खाना खा रहे थे, ये समझ लिए। एक ही थाली है, एक ही थाली में चावल है, दाल है, सब्जी है, सब एक ही चावल पे ही सब रखा हुआ है, ऐसे ही अपने रूम के अंदर। नहीं तो आप देखेंगे कि भाई 10 कटोरी अलग अलग लगता है। भाई एमएलए लेवल का लोग होगा, उसके अलग अलग है ना, कम से कम 3-4 कटोरी तो जरूर होगा, एक थाली होगा, एक स्टैंड। वो बेड पे ही बैठ के हाथ में लेके ऐसे खा रहे हैं। तो वो चीज़ें तो मैंने देखा। बाकी तो मैंने देखा था कि भाई कैसे क्रांतिकारी बात, काफी पॉपुलर है झारखंड में, तो उनकी बहुत चर्चा थी। वो पूरे मुख्यमंत्री का भीड़ नहीं जुटता है किसी ग्राउंड में, जयराम महतो का भीड़ जुटता है लोगों को देखने के लिए। आप आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 1 तारीख को, रैली वैली इनकी या क्या सभा है? शो होगा जी 1 तारीख को। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बात लास्ट में मुझे ये बता दी, आपके मुकाबले में यहाँ पे आरजेडी से राजेंद्र सिंह है? रविंदर सिंह। और आरजेडी से एक बागी कैंडिडेट भी खड़े हैं कोई? जी, संजय राय। और इन जेडीयू से तो कुशवाहा जी, क्या उमेश कुशवाहा, जो पूर्व एमएलए हैं। तो ये, और प्रशांत किशोर की पार्टी से भी कोई कैंडिडेट है। आप इन सब के बीच में आपकी लड़ाई किससे लग रही है आपको कि ये जो है मेन कंटेंडर है? हमरा ये सब कुछ नहीं सोचते हैं कि हमरा लड़ाई केकरा से नहीं है। हम सिर्फ जो मेरी बात है, जो मैं समझ रहा हूँ समाज को, मैं जो धरातल पर देख रहा हूँ, मैं लोगों को ये बताने जा रहा हूँ। लोग मुझे कितना समर्थन देंगे या न देंगे वो लोग जानते होंगे। उनके हृदय तक मेरी बात कहाँ तक गई होगी ये उनको पता होगा। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ कि लोगों से घर घर जाके मिल रहा हूँ। हाँ, प्यार तो करते हैं सब लोग, सब हमारे साथ जाते हैं। दिन दिन भर नौजवान सब भूखे रहता है। सुबह के 6 बजे निकला हुआ, रात में फिर 11 बजे और 10 बजे लोग खाना खाने के लिए घर पहुँचता है। कोई रास्ते में साथ नहीं छोड़ता है, चाहे मैं जिस गाँव में चला जाऊँ। पर परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ प्रयास है, और परिणाम क्या आएगा वो 14 तारीख को आएगा। अच्छा, ये बताइए, अब तो आप जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कास्ट की पॉलिटिक्स होती है बिहार में, तो आपको भी उसका सामना करना पड़ रहा होगा। बतौर टीचर तो हर बच्चा आपके लिए एक समान है, लेकिन जब वोट मांगने जा रहे हैं तो ये जज किया जाता है कि ये फलाने कास्ट के हैं, ये फलाने कास्ट के हैं, इनका वोट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। नहीं, ये सब चीज़ नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसा कोई व्यक्ति इस तरह से कभी मुझे भेदभाव नहीं लगा। एक बुजुर्ग आदमी हमको एक बार मिले पूरे विधानसभा में, जिन्होंने हमसे पूछा,
हमने कहा कि भाई हम विपिन सर हैं मुखिया जी सलाह पंचायत के। बोलते कि नहीं 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 नहीं, पूरा बताइए। विपिन सर नहीं, विपिन क्या? हम कि जैसे आप क्या जानना चाहते, क्या? नहीं नहीं नहीं, लालू यादव हैं, रामविलास पासवान हैं, आप क्या हैं? मैंने बोला कि आप जाति जानना चाहते हैं? बोले कि हाँ। तो मैंने पूछा कि आप किस जाति को वोट देना चाहते हैं, ये सिर्फ मुझे बता दीजिए। अगर मुझे लगेगा मैं वो जाति नहीं हूं तो मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे जाति से अगर कोई खड़ा होगा तो हम उसी को वोट देंगे, क्योंकि कोई भी अपने जाति को ही वोट देता है। उन्होंने मुझे बोला। मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कैंडिडेट कह दे कि मैं सिर्फ अपने जाति के वोट से मैं जीत जाऊं तो ये संभव नहीं है। कम ज़्यादा होता जरूर है, और जिसकी संख्या ज़्यादा पर ज़्यादा जहाँ रहेगा वहाँ तो उनकी वोट ज़्यादा पड़ेगी ही। तो ऐसा नहीं होता है, हर जाति का समर्थन चाहिए होता है। और मैं तो निर्दलीय हूँ, और पार्टी तो सच बात है कि जाति बेस बना हुआ है कि फलाना फलाना जाति इस पार्टी में, फलाना फलाना जाति इस पार्टी में, और निर्दलीय मुझे रहने का ये भी कारण है। और जैसे मैं आ रहा था रास्ते में, कुछ लोग बोले विपिन सर तो आरजेडी चुनाव हरवा देंगे क्योंकि आरजेडी का वोटवा काट लेंगे वो। और उधर वाला को लग रहा है कि हम भाजपा को हरवा देंगे, इसका एनडीए को हरवा देंगे, एनडीए के वोट काट लेगा। ओकरा लग रहा है कि हमर वोट काट लेगा, इसको लग रहा है हमर वोट काट लेगा। बात तो सही है कह रहा है सब। इस सब के वोट काटेंगे तब ना हम जीतेंगे। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। मैं अभी पिछली रात सोया नहीं हूँ, 3-4 घंटे की नींद है। सर भी जो है सुबह का अपना प्रचार करके लौटे, अभी सुबह 6 बजे फिर निकल जाएंगे प्रचार करने। तकरीबन दिन में 20-25 किलोमीटर तो पैदल चल ही लेते होंगे आराम से। तो ये भी अपना प्रचार करने जाएंगे। मुझे ये लगा कि जब मेरे कान में ये बात आई कि विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो मुझे लगा कि यार अगर हम किसी बड़े नेता का इंटरव्यू करते हैं, अगर हम किसी सेलिब्रिटी जो गायक हैं, सिंगर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, तो अगर एक शिक्षक चुनाव लड़ रहा है तो न्यूज़ पिंच की टीम उसकी बात सुनने ज़रूर आएगी। मैं यहाँ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर था, हमारे ड्राइवर साहब लेकर आए। और ये चाहे निर्दलीय लड़ते चाहे किसी पार्टी से लड़ते, मैं इनका इंटरव्यू सिर्फ इसलिए करने आता कि ये एक टीचर हैं, और एक टीचर अगर चुनाव लड़ता है तो अच्छे लोगों की राजनीति में आने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, तो कम से कम हार जीत से परे उसका विचार तो जाना जाए। इसलिए न्यूज़ पिंच की टीम यहाँ पर आई। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विपिन सर ने अपने बहुत बेबाकी से सारी बातें रखी। आपको शुभकामनाएं चुनाव की। आपने कहा कि भाई प्रयास आप करेंगे, परिणाम आपके हाथ में नहीं, बिल्कुल सही बात है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक हैं। देखते रहे न्यूज़ पिंच। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।